अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल तीन फोर्सेज हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1 10 न्यूटन along x axis, नंबर 2 6 न्यूटन along y axis और नंबर 3 4 न्यूटन along नेगेटिव x axis। तो सबसे पहले मैं गिवन में ये तीनों लिखता हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं लेट से, मैं फोर्स लिख देता हूं। आपके पास पहली फोर्स, उसको नाम दे लें अपनी तरफ से, बेशक F1 कह लें या वैसे लिख लें बेशक। तो मैं लिखता हूं फोर्स F1, वो कितनी है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह जो आपके पास दूसरी है वो भी फोर्स है, उसको F2 कह लें। पहले को F1 कह लिया, दूसरे को F2 कह लें, और वो है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। और जो थर्ड फोर्स है वो कहां पे है 4 न्यूटन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। तो लिखते हैं 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इन तीनों का रिजल्टेंट बनाने के लिए मैं बनाऊंगा ग्राफ। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है जिसमें ये है वाई एक्सिस और ये आपके पास है एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस बनाते हैं, क्योंकि मुझे इन तीनों फोर्सेस को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करना है। लेट से हमारे पास जो सबसे पहले फोर्स आ रही है वो ये है आपके पास 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग 10 न्यूटन, उसके लिए मैं क्या करूंगा 10 सेंटीमीटर लाइन लगा दूंगा। आप यहां पे स्केल मेंशन भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 1 न्यूटन। ये स्केल है ग्राफ का समझाने के लिए। इसी तरह अगर 10 न्यूटन होगा तो 10 सेंटीमीटर लाइन लग जाएगी, 5 न्यूटन होगा तो 5 सेंटीमीटर लाइन लग जाएगी। सो बहरहाल सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर एक लाइन लगाएंगे। अब लेट से आपको एक्स एक्सिस के ऊपर ये 10 सेंटीमीटर लाइन नजर आ रही है। ये थोड़ा सा मैंने कलर चेंज कर दिया। लेट से दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 10 न्यूटन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। मैं क्या करूंगा, यहां पे एक एरो लगा देता हूं। ये पहली फोर्स मैंने बना ली। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन। कहां तक, ये जहां तक मैंने एरो लगाया है। दूसरी फोर्स क्या होगी, अब सेकंड फोर्स जो क्वेश्चन के अंदर है ना वो है जी 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन मैं पहले एक्स एक्सिस वाली पूरी कर लेता हूं। मैं पहले तीसरा ऐड कर लेता हूं, यानी 4 न्यूटन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या होता है, जहां पे पहला वेक्टर एंड होता है, यहां पे एंड हुआ है पहला वेक्टर, वहीं से दूसरा शुरू होना है। अब दूसरा यहीं से अगर शुरू होना है तो वो किधर को जाएगा, 4 न्यूटन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस है। अब आगे को तो मैंने जाना नहीं, क्योंकि आगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। हमें यहां पे बैकवर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ को जो होता है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी वी हैव टू मूव बैकवर्ड। तो मूव कर लेते हैं। कितना मूव करना होगा हमें बैकवर्ड, हमें मूव करना होगा 4 न्यूटन के लिए, यानी 4 सेंटीमीटर मुझे बैकवर्ड मूव करना होगा। लेट से यहां पे मैं 4 सेंटीमीटर बैकवर्ड आता हूं। ये मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। लेट से मैं यहां पे पहुंच गया इस जगह पे। ये 4 न्यूटन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए आपको एरो इस तरफ को नजर आ रहा है। ये लोकेशन आपको नजर आ रही होगी, यानी ये आपके पास है 4 न्यूटन और बाकी फिर कितना बचा, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन। यानी टोटल 10 था, उसमें से 4 माइनस हो गया। और वैसे भी आपको नजर आ रहा है 10 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, ठीक है। कैसे पता लगा 4 नेगेटिव है, ये माइनस एक्स एक्सिस में से, तो 10 में से 4 माइनस होगा, प्रीवियस विल बी 6। अब हम पहुंच चुके हैं यहां पे, ये दोबारा सर्कल कर रहा हूं इस जगह पे, यानी दो वेक्टर्स मैंने ऐड कर लिए। 10 में मैंने -4 ऐड कर दिया। अब यहां से मुझे किधर जाना होगा, यहां से मुझे मूव करना होगा अपवर्ड। अपवर्ड कितना मूव करना होगा मुझे, उसके लिए 6 न्यूटन फोर्स बनानी है, क्योंकि हमारे पास एक फोर्स रह गई दरमियान वाली, दैट इज 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि एक लाइन यू मैं ऊपर को रिप्रेजेंट कर दूंगा और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, यहां 6 न्यूटन, ये यहां पे मैं लिख देता हूं 6 न्यूटन, ठीक है। अब हुआ क्या बेसिकली, अब अगर हम देखें ओवरऑल तो 10 में से 4 माइनस हो चुका है, रिमेनिंग विल बी इक्वल टू 6, और मैं अपवर्ड भी कितना गया हूं 6, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का बनाने का तरीका होता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को आपने ज्वाइन कर देना है लास्ट वेक्टर के हेड के साथ।
तो लास्ट वेक्टर के हेड पे जब आप पहुंचेंगे वहां पे जाके आपने क्या कर देना है, एरो लगा देना है। तो ये आपको जो नजर आ रहा है बेसिकली दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो ये आपके पास रिजल्टेंट है जो थोड़ा सा रेड कलर में मैंने शो कर दिया। ये जो है दूसरा जो है ये उसका वाई कंपोनेंट है यानी 6 न्यूटन, और ये नीचे वाला जो 6 न्यूटन है ये उसी का एक्स कंपोनेंट बनता है। यानी ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, अगर हम इसमें बात करें तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। ये आपके पास जो सर्कल में मैं कर रहा हूं ये उसका वाई कंपोनेंट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई। मैं यहां लिख देता हूं एफ वाई विच इज इक्वल टू 6 न्यूटन, और ये आपके पास क्या बनता है, एफ एक्स विच इज अगेन 6 न्यूटन। ठीक है, यहां पे आप अगर एरोस लगाएं तो ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया, ये अपवर्ड जो है ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया, और ये तीसरा रिजल्टेंट है। और यहां पे जो एंगल बन रहा है लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। ये एफ एक्स को थोड़ा सा आगे लिख देता हूं ताकि थीटा क्लियर आपको नजर आ सके। एफ एक्स को मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो यूं एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनती हुई नजर आ गई। यानी ओवरऑल मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले मैंने 10 न्यूटन एक फोर्स बनाई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया बेसिकली, उसमें से 4 माइनस किया, आपके पास 6 आ गया, और तीसरी भी आपके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग 6 न्यूटन फोर्स थी। ओवरऑल मेरे पास ये स्केच बना। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, इनका रिजल्टेंट मुझे निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए मुझे रिजल्टेंट यहां लिख देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होगी, रिजल्टेंट उसको मैं एफ कह देता हूं। और जब भी आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है। डायरेक्शन मतलब एंगल होता है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं रिजल्टेंट, क्योंकि हमारे पास डायग्राम के अंदर रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट मौजूद है। सो एज वी नो, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है विच इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर अंडर रूट। अब एफ एक्स कितना है, 6 है डायग्राम के अंदर, एफ वाई भी 6 है, दोनों के स्क्वेयर्स लें और उनको ऐड कर दें, तो दोनों के स्क्वायर 36 होंगे। 36 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 72, और 72 का आप क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो 72 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 8.5 आ जाएगा, 8.5 बनेगा। एक्चुअली कैलकुलेटर में 8.48 आता है, तो राउंड ऑफ करके हम उसे 8.5 कह देंगे। दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। तो यूं हमने सबसे पहले क्या किया कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 8.5 न्यूटन। अब हम आगे काम करते हैं। नाउ अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल का फॉर्मूला भी हमारे पास था, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में डिराइव हुआ है। ठीक है, हम कैसे फोर्स निकाल सकते हैं आगे जाके, पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस था, उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्स है। तो डिटर्मिनेशन के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। सो बहरहाल अप्लाई कर दें, tan इनवर्स एफ वाई भी 6 है, एफ एक्स भी 6 है, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 1 आर 6 होता है। अब आप 1 का tan इनवर्स ले लें, यानी कैलकुलेटर पे शिफ्ट के बाद tan का बटन प्रेस करें, आपको tan इनवर्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा। फिर 1 लिखे, उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। सो दिस इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, सो एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। सो रिजल्टेंट फोर्स इज, सो रिजल्टेंट फोर्स is equals to 8.5 Newton, and its angle is, या its angle with x axis is, तो बहरहाल its angle is 45 degree with x axis. So this is a result of numerical 4.1. 4.2 में कहता है find the perpendicular components of the force of 50 Newton making an angle of 30 degree। यानी आपके पास एक फोर्स है, लेट्स से यू फोर्स एक लग रही है, ये एफ है, और वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ना बेसिकली वो कितना है, 30 डिग्री। तो कहते हैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो उसका वही तरीका जो रेजोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि फोर्स से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे ड्रॉप कर देंगे, तो आपके पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक ये नीचे वाला कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया, यानी एक आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक हो गया, जो अपवर्ड डायरेक्शन में ये आपको नजर आ रहा है। तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपके सामने। ठीक है, तो इनको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं, हम डायरेक्टली उनको अप्लाई कर देते हैं। ये जस्ट मैंने वैसे ही एक
रिवाइज करने के लिए क्विकली शेयर कर दिया कि ये रिजल्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? एक ये वाला और एक ये नीचे वाला। ठीक है, तो उनके फॉर्मूले हैं हमारे पास। हम डाटा लिखते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें फोर्स गिवन है, हमें फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, और हमें उसका एंगल भी गिवन है, और वो है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमें क्या करना होगा अब? 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस बात हो रही है, मतलब यही हमने एंगल यूज करना होता है। ठीक है, अगर लेट से किसी क्वेश्चन में वो विद वाई एक्सिस बता दे आपको, लेट से मैं कहता हूं एक फोर्स है मेरे पास और उसका एंगल जो है वो वाई एक्सिस के साथ है 30 डिग्री, तो फिर एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा? तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल होगा 60 डिग्री। कैसे पता लगा? क्योंकि टोटल एंगल ये होता है 90 डिग्री, तो अगर एक 30 है तो फिर दूसरा वाला 60 होगा, तो आप 60 यूज करेंगे। यानी आपने एंगल वो यूज करना है जो एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है। तो कई दफा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं हमने फाइंड आउट क्या करना था। क्वेश्चन में था कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है वाई कंपोनेंट। यहां लिख लेते हैं। सो नंबर वन वी हैव टू फाइंड एक्स कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं एफ एक्स, और नंबर टू हमने फाइंड आउट करना है वाई कंपोनेंट जिसको क्या बोलते हैं? एफ वाई। क्या बोलते हैं? एफ वाई। हमने वो भी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें जी, सिंपल। क्या फॉर्मूला होता है एफ एक्स का? तो हम लिखेंगे एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कितना है? 50, और कॉस ऑफ क्या आएगा? 30 डिग्री। आप यहां पे सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। 50 के साथ कॉस आप 30 ले लें, तो कॉस ऑफ 30 होता है 0.866। आप कैलकुलेटर से वैल्यू ले सकते हैं। कॉस के बाद 30 लिखें और इक्वल का बटन दबा दें, और 50 को अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.866 से, तो कैलकुलेटर कहता है 43.3 आंसर आता है न्यूटन्स में, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है, उसके एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है। तो एफ एक्स की वैल्यू 43.3 न्यूटन। नाउ अब हम निकालेंगे एफ वाई, और एफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब यहां पे भी वैल्यूज पुट कर दें। एफ की वैल्यू 50 है, साथ आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री 0.5 होता है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी एफ एक्स भी निकल आया और एफ वाई भी निकल आया। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर, यानी यही दो कंपोनेंट्स हैं, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिखते हैं या एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स लिखते हैं, आपकी मर्जी है। तो बहरहाल मैं क्वेश्चन की वर्डिंग यूज कर लेता हूं। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर, या रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर, क्या क्या निकले हैं? नंबर वन हमारे पास आया है 43.3 न्यूटन, एंड दूसरा क्या निकला है? 25 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। थर्ड न्यूमेरिकल में कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस दफा आपने फिर फोर्स और उसका एंगल फाइंड आउट करना है फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह। यानी एक आपने फोर्स निकालनी है एफ, और एक आपने उसका एंगल फाइंड आउट करना है। बस फर्क यह है कि फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें डायग्राम बनानी पड़ी थी, ग्राफ, क्योंकि वहां पे तीन फोर्सेस थी। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे डायरेक्टली उसने हमें कंपोनेंट्स बता दिए। कहता है जी इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं गिवन के अंदर। एक्स कंपोनेंट है हमारे पास 12 न्यूटन, तो सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूं। एक्स कंपोनेंट होता है एफ एक्स, तो ये कितना उसने हमें बताया? 12 न्यूटन। सिमिलरली वाई कंपोनेंट क्या होगा? तो यहां पे लिख देते हैं। वाई कंपोनेंट उसने हमें बताया है 5 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट को कहते हैं एफ वाई। दिस इज 5 न्यूटन। अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लें एफ का, और इसी तरह फिर एंगल का। फोर्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो, तो एफ एक्स कितना है? 12 ऊपर स्क्वेयर, एफ वाई कितना है? 5 ऊपर स्क्वेयर। तो इनके स्क्वेयर्स लें। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25। तो 144 में 25 ऐड कर दें, ये आ जाएगा 169।
और आप अब 169 का अंडर रूट ले लें तो एग्जैक्ट 13 वैल्यू आ जाती है। सो फोर्स विल बी इक्वल टू 13 न्यूटन। दिस इज द फर्स्ट आंसर। नाउ अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल यानी थीटा, और जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो वैल्यूज पुट कर दें। सो tan इनवर्स एफ वाई कितना हमारे पास है 5 और एफ एक्स कितना है 12। तो सबसे पहले तो 5 को 12 पे डिवाइड कर दें। 5 को हम क्या करें 12 पे सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास बनेगा 0.4166 चलता जा रहा है। यानी tan इनवर्स के साथ मुझे लिखना है 0.4166 चलता जा रहा है, तो 417 कर देते हैं। अब इसका tan इनवर्स ले लें, शिफ्ट के बाद tan लिखें और आगे ये वैल्यू लिख दें 0.417 या 4166 लिख दें, तो आपके पास आंसर आएगा 22.6 आएगा। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर हमारा जो रिजल्ट आएगा 22.61 है, तो मैं 22.6 लिख देता हूं। दिस इज डिग्री, और एंगल जो भी हमारा फॉर्मूलों में से निकलेगा वो विद एक्स एक्सिस होता है। सो दिस इज एंगल विद एक्स एक्सिस। अब हम रिजल्ट लिख देते हैं कि सो रिजल्टेंट फोर्स या फोर्स इज कितनी निकली 13 न्यूटन, एंड इट्स डायरेक्शन कह लें या इट्स एंगल कह लें, इट्स एंगल विद एक्स एक्सिस इज कितना निकला 22.6 डिग्री। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है 100 न्यूटन परपेंडिकुलरली टू द स्पैनर आर्म या स्पैनर सॉरी एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट। यानी ये आपके पास लेट से डायग्राम में भी नजर आ रहा है। दिस इज द नट, ठीक है, जिसको आप टाइट कर रहे हो या लूज कर रहे हो लेट से, और जो स्पैनर की लेंथ है उसे हम मोमेंट आर्म कहते होते हैं, और वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और आप फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हो, फोर्स आप लगा रहे हो 100 न्यूटन। कितनी फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। ये बिल्कुल आपके पास डायग्राम एग्जैक्ट नजर आ रही है, और आपके पास यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो ये मोमेंट आर्म है। लेट से ये लाइन थोड़ी सी मैं स्ट्रेट कर देता हूं, और ये फोर्स है डाउनवर्ड, और इनके दरमियान अगर हम एंगल देखें तो यहाँ पे एंगल थोड़ा सा मैं डार्क कलर में मेंशन कर देता हूं। लेट से ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है 90, और होता भी 90 है, बिकॉज मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। सो बहरहाल ये डाटा आपको वैसे भी गिवन था, डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ वैसे ही आपको बताई है। तो बहरहाल हम सबसे पहले गिवन में चीजें लिख लेते हैं क्या। सबसे पहले उसने हमें फोर्स बताई है, मैं यहां पे लिखता हूं फोर्स उसने हमें बताई ही है 100 न्यूटन। दूसरी चीज उसने बताई है स्पैनर की लेंथ है, यानी जो कितने डिस्टेंस पे जाके हम फोर्स लगा रहे हैं। ये उसने कहा परपेंडिकुलरली ऑन द स्पैनर एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके फोर्स लगाई है, मतलब मोमेंट आर्म। क्या चीज है मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म को कैपिटल एल से शो करते हैं, हमने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर है, आप इसको 100 से डिवाइड कर दें, यानी 10/100 अगर आप करेंगे तो रिजल्ट मीटर में आ जाएगा, और ये रिजल्ट बनेगा 0.1 मीटर। दिस इज द मोमेंट आर्म। करना क्या है, क्वेश्चन आगे देखें, फाइंड द टॉर्क। क्या फाइंड आउट करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, यानी इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दिस इज अ सिंबल ऑफ टॉर्क, इसे टॉ कहते हैं। हमने ये फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल। टॉर्क का फॉर्मूला F मल्टीप्लाई बाय एल, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, फोर्स 100 है, मोमेंट आर्म 0.1 है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 10 आ जाएगा, यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर, विच इज अ यूनिट ऑफ टॉर्क। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो एंड पे हमारा रिजल्ट क्या निकल आया, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर। यही अब हम रिजल्ट में मेंशन कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड टॉर्क, या सिंपल लिख लें टॉर्क विल बी कितना निकला 10 न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल। 4.5 में कहता है फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये भी वही बात है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है,
लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ, और जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये सिचुएशन है, ठीक है। एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, फोर्स हमें नहीं उसने बताई, लेकिन उसने हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दिए। लेट्स से वो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, यहां से फोर्स से हम परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, तो आपके पास ये जो कंपोनेंट आता है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज एक्स कंपोनेंट, और ये जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है वो वाई कंपोनेंट। उसने हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू बता दी है, और वो कितनी बताई है, 20 न्यूटन, और कहता है फाइंड द फोर्स। यानी उसने वाई कंपोनेंट नहीं बताया, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बताया, उसने सिर्फ हॉरिजॉन्टल बताया। बाहर ये डायग्राम बनाने का मकसद वैसे जस्ट आपको एक स्केच बताना होता है कि ऐसा होता है, ठीक है। असल में डाटा पुट करेंगे तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पिक कर लेंगे। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल गिवन है, मैं वही लिखता हूं, कितना एंगल है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल यानी विद एक्स एक्सिस। आगे कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, एक्स कंपोनेंट, यानी जो एक्स कंपोनेंट यानी अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, और वो उसने हमें कितना बताया, यानी एफ एक्स की वैल्यू उसने हमें बता दी 20 न्यूटन। सो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोर्स। उसके बाद उसने लिख दिया कि फाइंड दी फोर्स, यानी आप फोर्स फाइंड आउट करें। तो यहां मैं हेडिंग दे लेता हूं, वी हैव टू फाइंड द फोर्स एफ। क्या करें, ये जो आपको डाटा नजर आ रहा है, एक चीज आपको एंगल नजर आ रहा है, एक एफ एक्स नजर आ रहा है, एक एफ नजर आ रहा है, इनको तीनों को ज्वाइन करके एक फॉर्मूला मेरे पास है एफ एक्स का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है एफ कॉस ऑफ थीटा। यहां से इजीली निकल आएगा, एफ एक्स की वैल्यू 20, एफ मुझे फाइंड आउट करना है, और कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब कॉस 30 कितना होता है, 0.866 या 866 चलता जा रहा है, 867 भी लिख सकते हैं, इधर 20 है। अब आप 20 को डिवाइड कर दें 0.866 पे, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो एफ के साथ। अब इन दोनों को सिंपली आपने डिवाइड करना है, यानी 20 डिवाइडेड बाय 0.866 चलता जा रहा है, तो ये आ जाएगा 23.0 समथिंग। वो समथिंग कितना है, वो कैलकुलेटर कहता है 23.07, या कई कैलकुलेटर में 23.08 आएगा, ठीक है। तो हम उसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे, यहां लिखता हूं मैं 23.07 है ना, लेट्स से यूं है 07, तो मैं एक डिजिट अगर लिखूं तो ये 7 खत्म कर दूंगा, तो जीरो का बन जाएगा 1 बन जाएगा, मतलब एक ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। यूं हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर ली, हमें वाई कंपोनेंट निकालना भी नहीं पड़ा ना, उसने हमें बताया, मैंने एक्स कंपोनेंट का ही फॉर्मूला यूज करके ये काम कर लिया। सो रिक्वायर्ड फोर्स, सो रिक्वायर्ड फोर्स इज कितनी निकली, 23.1 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। यूं हमने इसको सॉल्व कर लिया। 4.6 की बात करते हैं। द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। हमें गाड़ी के स्टेयरिंग का रेडियस बताया गया, सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं यहां पे, वो कितना हमें बताया, दिस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आप इसको 100 पे डिवाइड कर दें, यानी 16 ओवर 100 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा मीटर्स में, दिस विल बी 0.16 मीटर, दिस इज अ रेडियस। कहता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। कपल क्यों बोला है, क्योंकि स्टेयरिंग के केस में दोनों तरफ फोर्स लगती है। ये साइड पे आपको स्टेयरिंग का एक स्केच नजर आ रहा है, अगर एक तरफ फोर्स अपवर्ड लगेगी तो लाजमी बात है दूसरी तरफ फोर्स किधर लग रही होगी, डाउनवर्ड लग रही होगी। सो दो फोर्सेस लगेंगी यहाँ पे, ठीक है। और दोनों फोर्सेस के दरमियान हमें डिस्टेंस चाहिए होगा जो कि रेडियस का डबल होगा, क्योंकि लेट से आपके पास एक सर्कुलर बॉडी है, उसमें आपको रेडियस बता दिया जाए और एक इधर फोर्स लग रही हो अपवर्ड, एक इधर डाउनवर्ड, और दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये रेडियस को डबल कर दें तब जाके टोटल डिस्टेंस बनेगा। और रेडियस का डबल कैसे करेंगे, हम कर लेंगे 0.16 को डबल कर देंगे अभी, उसे कहेंगे कपल आर्म, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ कपल, ठीक है। और एंड पे उसने फोर्स बताई हुई है कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 50 न्यूटन, दोनों 50 न्यूटन है, इधर भी 50 न्यूटन फोर्स लगेगी, यहां पर भी 50 न्यूटन फोर्स लगेगी। इसमें भी कोई डायग्राम कंपलसरी नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट शेयर करने के लिए मैंने यहां पे ना रफली एक बनाई है। तो बहरहाल उसने हमें फोर्स बताई, कितनी बताई,
50 न्यूटन यानी 50 न्यूटन। और आपने करना क्या है, यहां पे भी टॉर्क फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका? टॉर्क ड्यू टू कपल, सिंबल वही होगा। हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले मैं रेडियस को डबल करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे कपल आर्म। क्या बोलते हैं? कपल आर्म। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ कपल। हमने बुक में इसे ए बी के नाम से लिखा था, मैंने भी ए बी लिख दिया। एंड दिस इज 2r यानी रेडियस का डबल। सो 2 इंटू 0.16, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0.32 मीटर बनेगा। 0.32 डिस्टेंस है तो मीटर। नाउ अब आप फॉर्मूला यूज कर लें टॉर्क ऑफ द कपल का। सो दैट विल बी इक्वल टू एफ इंटू ए बी। अगर एक फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो तो एफ इंटू एल कहते हैं, जो हमने स्पैनर के केस में यूज किया था। और अगर दो फोर्सेस हैं तो एफ इंटू ए बी, मतलब ए बी का मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एफ कितना है? 50। और इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.32 से, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 16, और साथ क्या आएगा? न्यूटन मीटर। सो दिस इज द टॉर्क ऑफ द कपल। सो रिक्वायर्ड टॉर्क, सो required torque of couple is, torque of couple is कितना निकला? 16 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज अ यूनिट ऑफ टॉर्क। या कपल है तो वो भी डबल टॉर्क है, वो यूनिट होगा सेम। 4.7 है, पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। सबसे पहले जरा ये स्केच पे गौर करिएगा। लेट से हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, दो वर्टिकल स्ट्रिंग से आपने इसको हैंग करना है। लेट से एक स्ट्रिंग यहां पे यूं मैं वर्टिकल बना लेता हूं, सीधी लाइन, ठीक है। और दूसरी स्ट्रिंग में कहता हूं ये आपके पास वर्टिकल लाइन है सेकंड, ठीक है। दो स्ट्रिंग के साथ इसे हमने लटकाया हुआ है। लेट से जैसे अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर में ट्यूब लाइट्स लटकी होती हैं ऐसे छत के साथ, चेन्स आ रही होती हैं दो नीचे, और नीचे ट्यूब लाइट है, बिल्कुल उसी तरह समझ लें। तो दोनों स्ट्रिंग के अंदर जिससे आपने हैंग किया है, लाजमी बात है उनमें टेंशन होगी कोई ना कोई। और एक में वो टेंशन बता रहा है 3.8 न्यूटन, और दूसरे में उसने हमें बताई 4.4 न्यूटन। ये उसने हमें बता दिया क्वेश्चन के अंदर। यानी एक स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो 3.8 न्यूटन है, और दूसरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 4.4 न्यूटन है। तो पहले ये गिवन में लिखता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, ये एक ही लाइन में लिखना है आपने, इज इक्वल टू T1 कह दें, वो उसने हमें बताया 3.8 न्यूटन। एंड सिमिलरली टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग, वो कितना है? वो उसने हमें बताया 4.4 न्यूटन। करना क्या है? एंड पे कहते हैं फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। आपने वेट फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं। तो अगर ये पिक्चर फ्रेम बैलेंस है, नहीं गिर रहा, तो इसका अपना वेट किधर को होगा? वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो जितना इसका वेट होगा ना, वेट हमने फाइंड आउट करना है। अब कितना होगा वो? जितनी दो फोर्सेस ऊपर को लग रही हैं। क्योंकि अगर एक बॉडी बैलेंस्ड हो तो इसका मतलब है अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस सेम है। इसी वजह से तो नेट इफेक्ट जीरो आ रहा है, बॉडी अपनी जगह से नहीं हिल रही। सो दिस वेट मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस, और अपवर्ड दो फोर्सेस है उनको ऐड कर दें। 3.8 में 4.4 ऐड करेंगे तो आपके पास 8.2 आंसर आएगा। उतना ही इस पिक्चर फ्रेम का वेट होगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है? वेट। यहां पहले मैं लिख देता हूं। अच्छा, मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? मैंने अभी बोला अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस सेम है, या ये भी मैं कह सकता हूं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होना चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं यूजिंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि एक बॉडी बैलेंस कब हो जाती है? अगर उसमें तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो, मतलब सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें तीनों फोर्सेस वर्टिकली हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी वर्टिकल फोर्स है। तो आप बेशक सिग्मा एफ वाई भी लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि सिग्मा एफ एक्स भी जीरो है, सिग्मा एफ वाई भी जीरो है। एफ एक्स क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ पे डायग्राम के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही, कोई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है।
ये सारी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस हैं, अपवर्ड भी 3.8 भी 4.4 भी और वेट भी वर्टिकल है, कोई ऊपर कोई नीचे। तो क्या होगा जी, ऊपर फोर्सेस कितनी है, दो हैं, T1 और T2, और नीचे कितनी फोर्स है, W है। मैंने दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल होंगी तो नेट इफेक्ट जीरो आ रहा होगा। ठीक है, कई जगहों पे टीचर्स आपको यूं भी बता देते हैं कि आप यूं लिख लें कि T1 प्लस T2 माइनस W इक्वल टू जीरो, यानी तीनों को ऐड किया है। दो फोर्सेस है T1 T2, उनको पॉजिटिव रखा और उसमें ऐड किया माइनस W। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी T1 T2 की निस्बत। तो तब भी वही बात है, W उधर जाके ऐड होना है। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो है, यानी जितनी फोर्सेस एक तरफ लग रही हैं उतनी ही दूसरी तरफ लग रही है। मैंने इक्वेट किया, अब इनको लिख दें, 3.8 प्लस 4.4, तो यूं आपका रिजल्ट आ जाएगा 8.2 न्यूटन। दिस विल बी द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, यानी हम लोगों ने वेट फाइंड आउट कितना कर लिया, 8.2 न्यूटन। यही हम एंड रिजल्ट में लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड वेट, सो रिक्वायर्ड वेट इज कितना निकला, 8.2 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। 4.8 में कहता है टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर सस्पेंडेड वर्टिकली बाय टू स्ट्रिंग्स एज शोन। आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, दो मैसेज हैं। पहले मैं लिखता हूं, एक मैस ऊपर वाला है जिसको मैं कह लेता हूं अपर मैस। क्या चीज मैं कह लेता हूं, अपर मैस, उसे M1 कह लें, और वो उसने हमें कितना बताया, 5 किलोग्राम। और दूसरा मैं कह लेता हूं लोअर मैस, वो उसने हमें कितना बताया, 3 किलोग्राम। डायग्राम में भी दिखा दिया। करना क्या है, यूं आपको दो स्ट्रिंग के साथ ये लटके हुए नजर आ रहे हैं। कहता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। सबसे पहले जरा देखें, हमें मैसेज गिवन है, इनसे वेट बनाना कोई मसला नहीं है, मैं वेट बनाऊंगा। ठीक है, उसकी वजह है क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन होगी अपवर्ड, क्योंकि बॉडीज का वेट होता है डाउनवर्ड। लेट से ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T2। ठीक है, तो पहले ऊपर और नीचे वाले वेट बना लें। मैं गिवन के अंदर ही बना लेता हूं। मैं यहां लिखता हूं अपर वेट, क्यों बनाया अभी आपको पता चल जाएगा। अपर वेट को मैं W1 कह देता हूं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg। M1 के साथ g आएगा, तो M1 5 है, 5 को g यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 50 न्यूटन। इसी तरह लोअर वेट कितना होगा, लोअर वेट विल बी इक्वल्स टू, उसे W2 कह दें, वो बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10। या आप यूं लिख लें पहले फॉर्मूला mg, m कौन सा होगा 2, M2 कितना है 3 और g की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई कर दें ये बनेगा 30 न्यूटन। W2 की वैल्यू, W1 आ गया 50, W2 आ गया 30। अब जरा सोचें, हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है अपर और लोअर स्ट्रिंग में। टेंशन किसके बराबर होती है, अगर एक ब्लॉक होता है, लेट से 2 मिनट के लिए नीचे वाले ब्लॉक को भूल जाएं, नीचे वाली टेंशन को भी भूल जाएं, तो सिर्फ एक ही ब्लॉक अगर हमारे पास होता यानी 5 किलोग्राम, एक ही ब्लॉक अगर होता, यानी लेट से हमारे पास एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम, तो वो वेट उसका कितना बन जाएगा, 50 न्यूटन अभी मैंने निकाला। और ऊपर की तरफ टेंशन भी कितनी होगी, वो भी 50। वजह, क्योंकि जितनी फोर्स अपवर्ड होती है उतनी ही डाउनवर्ड होती है, फिर जाके बॉडी बैलेंस होती है। तो टेंशन किसके बराबर होती है, उसके नीचे जो वेट है। लेकिन डायग्राम के अंदर जो T1 है ना, ये जो T1 आपको नजर आ रहा है टेंशन ऊपर वाली स्ट्रिंग में, उसने दो वेट संभाले हुए। अगर एक वेट 5 होता ना जस्ट, तो फिर तो मैं कहता T1 जो है वो सिर्फ 5 वाले वेट के ही बराबर है, मतलब 50 न्यूटन है। लेकिन अब उसके नीचे 5 किलोग्राम भी है, 3 किलोग्राम भी है, मतलब उसने दो वजन को संभाला हुआ है। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आप एक चीज के साथ 5 किलोग्राम लटका लें, एक स्ट्रिंग के साथ, और एक स्ट्रिंग के साथ 5 किलो की बजाय आप 8 किलो का वेट लटका दें, या 5 और 3 लहदा लहदा लटका दें, तो क्या होगा, कहां स्ट्रिंग में ज्यादा खिंचाव होगा, ऑब्वियसली जब आपने ज्यादा वेट हैंग किया होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि T1 जो टेंशन है ना, ये नीचे वाले दोनों वेट के बराबर है, क्योंकि उसने दोनों वेट को संभाला हुआ है। दोनों वेट मिलाएंगे तो 80 बनेगा। लेकिन जो T2 है, नीचे वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ये सिर्फ नीचे वाले वेट के बराबर है। वजह, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ एक ही वेट है, इसके ऊपर ऊपर वाले का कोई जोर नहीं है, सिर्फ इसके नीचे एक ही वजन लटका हुआ है, और उसी का जो वेट है वो इसी टेंशन के बराबर होगा, मतलब T2 के। अब मैं करता हूं इसे सॉल्व। नाउ दो चीजें आपने निकालनी है,
एक चीज है टेंशन इन अपर स्ट्रिंग, टेंशन इन अपर स्ट्रिंग, उसको हम T1 कह देंगे। ये साइड वाला रफ वर्क अब रिमूव कर रहा हूं मैं। एक आपने ये फाइंड आउट करनी है, और एक और चीज हमने फाइंड आउट करनी है टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग, इसको T2 कह दें, T2। अब फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर कर दी है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। या आप लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिख लें, एक स्टेटमेंट यहां पे लिख लें, यूजिंग कौन सी कंडीशन? अगेन फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम वो क्या है? सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन आपको बताई, उसके नीचे दोनों वेट का बेसिकली उसको बैलेंस कर रहा है। तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन जो T1 है वो दोनों वेट के बराबर होगी W1 और W2 के। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। W1 हमारे पास है 50 और W2 है 30। तो अपर स्ट्रिंग में जो टेंशन निकल आएगी वो 80 न्यूटन बनेगी। कितनी बनेगी? 80 न्यूटन। नाउ अगर हम फॉर लोअर स्ट्रिंग बात करें, तो लोअर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो जस्ट नीचे वाले वेट के बराबर होगी, मतलब W2 के। और W2 सिर्फ और सिर्फ है 30 न्यूटन। सो लोअर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो किसके बराबर आएगी? 30 न्यूटन। दोनों में एक ही रिलेशन यूज हुआ है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो, जितनी फोर्सेस अपवर्ड उतनी ही डाउनवर्ड। टेंशन T1 जो थी वो अपवर्ड है, उसके नीचे दो वेट है डाउनवर्ड। T2 भी अपवर्ड है, उसके नीचे एक ही वेट है डाउनवर्ड। ठीक है, दोनों रिजल्ट आपके सामने। सो रिक्वायर्ड टेंशंस आर, सो रिक्वायर्ड टेंशंस आर कितनी कितनी निकली जी? 80 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। दिस इज द रिजल्ट। न्यूमेरिकल 4.9 पे बात करते हैं। अ नट हैज बीन टाइटन बाय द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक नट को हम टाइट कर रहे हैं किसी स्पैनर की मदद से, और कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 200 न्यूटन, यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। सबसे पहले मैं डाटा लिखता हूं। हमें सबसे पहले उसने फोर्स बताई 200 न्यूटन टू टाइटन द नट। एक नट को टाइट किया जा रहा है, यहां लिख लेता हूं मैं, फोर्स टू टाइटन, यानी एक नट को टाइट करना है, तो मैं यहां पे टाइट का वर्ड ही बोल देता हूं। सो फोर्स टू टाइटन द नट या फोर्स टू टाइटन इज इक्वल टू, लेट से दिस फोर्स इज एफ। F1 लिखा है मैंने। F1 क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा, एक और फोर्स भी बोलेगा आगे जाके। यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, यानी स्पैनर की जो लेंथ है उसको मोमेंट आर्म कहा जाता है, हमने पढ़ा था मोमेंट आर्म। इसी का जो मोमेंट आर्म है उसको L1 कह दें, वो 10 सेंटीमीटर है। और 10 सेंटीमीटर है तो ये इन मीटर्स क्या बनेगा? 0.1 मीटर, जब इसे 100 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन जरूरत नहीं है, इसमें एज इट इज आप लेके चलें। दूसरा डिस्टेंस हमने निकालना है वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, यहां मीटर में भी निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पहले कहते हैं व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट। यानी पहले एक नट था हमारे पास, हमने उसे टाइट किया इस फोर्स के साथ, ये जो आपको F1 नजर आ रही है 200। स्पैनर की लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। कहता है अब हमने क्या करना है कि व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड, यानी अब दूसरा स्पैनर हमने यूज करना है। कितनी लेंथ हमें स्पैनर की चाहिए होगी, यानी कितना बड़ा स्पैनर इस्तेमाल करना है। तो यहां लिख देता हूं कि लेंथ ऑफ स्पैनर, लेंथ ऑफ अदर स्पैनर, चलें लिख लें, लेंथ ऑफ अदर स्पैनर, स्पैनर SPANNER, लेंथ ऑफ अदर स्पैनर उसको L2 कह देता हूं, वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो सेकंड फोर्स उसने बताई है ना हमें, वो 150 न्यूटन फोर्स बताई है टू लूजन द नट। तो यहां मैं लिख देता हूं फोर्स टू लूजन द नट। उस फोर्स को मैं F2 कह लेता हूं, 150 न्यूटन।
और जो मैंने रिक्वायर्ड लिखा है लेंथ ऑफ अदर स्पैनर, या आप इसको ये भी कह सकते हैं मोमेंट आर्म ऑफ द अदर फोर्स। मैं यहां पे यूं भी लिख सकता हूं, यूं लिख देता हूं, चलें मैं लिखता हूं मोमेंट आर्म, मैं एक जैसी वर्डिंग यूज कर लेता हूं जैसे ऊपर यूज की थी। दिस इज अ मोमेंट आर्म किसका, ऑफ सेकंड फोर्स यानी F2 का। ठीक है, ये आपके सामने टोटल चार चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, एक आपके पास F1 और L1 है और दूसरा आपके पास F2 और L2 है। अगर F1 को L1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टॉर्क आ जाएगा पहले वाले स्पैनर का। अगर मैं F2 को L2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरे स्पैनर का टॉर्क आ जाएगा। और दोनों का टॉर्क बराबर है क्योंकि एक ही नट यूज हो रहा है। उसने क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट। एक ही नट है, एक बड़े स्पैनर के साथ आपने उसे टाइट किया और अब छोटे स्पैनर के साथ उसे हम लूज कर रहे हैं यानी ओपन कर रहे हैं। तो जितना हम जोर लगाएंगे बड़े स्पैनर पे, क्या उतना ही जोर लगेगा छोटे स्पैनर पे? आंसर विल बी नो, क्योंकि लेंथ मैटर करती है। बड़े स्पैनर पे इजीली हम कर लेते हैं लूज या टाइट, छोटे स्पैनर पे मुश्किल होता है। अभी यही हम एनालिसिस यहां पे करेंगे। पहली बात है टॉर्क सेम है, एज यहां पे लिख लेता हूं कैलकुलेशन में, एज टॉर्क इज सेम, टॉर्क इज सेम इन बोथ स्पैनर्स, टॉर्क इज सेम इन बोथ स्पैनर्स। वजह एक ही नट यूज हो रहा है, सो टॉर्क 1 कह लें मस्ट बी इक्वल्स टू टॉर्क 2, यानी पहला टॉर्क दूसरे के बराबर होगा। पहले स्पैनर में टॉर्क क्या होगा, F1 मल्टीप्लाई बाय L1, और दूसरे में क्या है, F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। F1 कितना था क्वेश्चन के अंदर, वो था 200। L1 कितना है, 10 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। F2 है 150 और L2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा। तो इधर मेरे पास आ गया 2000, 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 150 इधर आके डिवाइड हो गया। जब इनको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आएगा 13.33 कंटिन्यू रहेगा। सो 13.33 सेंटीमीटर ही मैं लिखूंगा क्योंकि पहला मोमेंट आर्म भी मैंने सेंटीमीटर में ही रखा है। आपकी बुक में सेंटीमीटर में था इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन कोई रूल नहीं है। आप अगर लेट से इस 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिखते हैं तो आपका एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो 0.13 मीटर निकलेगा और वो इसी के बराबर होता है 13.33 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। सो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो एंड पे मैं लिख देता हूं, सो रिक्वायर्ड लेंथ, सो required length is 13.33 सेंटीमीटर। यहां पे एक और चीज आपको वेरीफाई हो चुकी है कि अगर हम एक स्पैनर जिसकी लेंथ ज्यादा है, लेट से एक स्पैनर है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरी निकली है 13.33 सेंटीमीटर, तो ये 13.33 ज्यादा है, 13.33 ज्यादा है आपके पास। ठीक है, तो अगर स्पैनर की लेंथ ज्यादा हो बेसिकली तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 13.33 थी तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स कितनी थी सेकंड वाली, 150 न्यूटन। लेकिन अब स्पैनर की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर तो उसके लिए फोर्स कितनी थी, 200 न्यूटन। तो स्पैनर की लेंथ अगर कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगी, स्पैनर की लेंथ अगर ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। असल में प्रोडक्ट सेम होता है ना। तो लेंथ यानी मोमेंट आर्म इनटू फोर्स वो टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हमने थ्योरेटिकली भी पढ़ा था कि स्पैनर लेंथ ज्यादा हो तो हम इजीली किसी भी चीज को टाइट या लूज कर सकते हैं, यानी हमें थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, वजह डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज टोटली अबाउट 4.9 न्यूमेरिकल। नाउ मूव टू नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल। The block of 10 kilogram is suspended at the distance of 20 centimeter from the center of the uniform bar 1 meter long। ये आपको एक यूनिफॉर्म बार नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल, कहता है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, यानी टोटल लेंथ की बात हो रही है यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ वो कितनी है, 1 मीटर। यहां मैं लिख देता हूं, ये जो आपको बार नजर आ रही है ब्लैक कलर में, ये आपकी टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। कहता है उसको सेंटर पे आपने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, ये वेज भी आपको नजर आ रहा होगा ये सेंटर के ऊपर। ओके, अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन में कहता है अ ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड, यानी एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम, उसको कहां पे सस्पेंड किया है, एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे आपने उसे हैंग किया। लेट से ये सेंटर है, इसको मैं ओ कह लेता हूं,
उससे 20 सेंटीमीटर, लेट से वो ये पोजीशन है, यहां पे एक ब्लॉक मैंने हैंग करवा दिया, लेट से, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे, लेट से दिस पोजीशन इज ए। तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस डिस्टेंस इज ओ टू ए, दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब ये रॉड बैलेंस नहीं रहेगा क्योंकि एक तरफ आपने वेट लटकाया हुआ है, तो अब इसमें रोटेशन आ जाएगी ना, इस तरह इसमें रोटेट होने की कोशिश करेगा, बल्कि करेगा, ठीक है। अब कहता है क्या आगे, कहता है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, आपको कितनी फोर्स लगानी होगी, कहां पे, टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप चाहते हैं अगर ये सेंटर के ऊपर बैलेंस हो जाए इसी ओ पॉइंट के ऊपर, तो क्वेश्चन दोबारा सुने, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। अब लाजमी सी बात है, एक कॉमन सेंस है कि अगर एक तरफ वेट लटका हुआ है तो हमें दूसरी तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, और दूसरी तरफ उसने कहा कहां लगानी है, एंड ऑफ द बार, अदर एंड ऑफ द बार, मतलब एंड पे जाके हमने फोर्स लगानी होगी, डाउनवर्ड ही लगानी होगी, जारी सी बात है। और वो फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, लेट से दैट फोर्स इज एफ, ठीक है। और एक तरफ अब ये ब्लॉक हमने लटकाया हुआ है और उसका मास कितना है, वो है 10 किलोग्राम। अब वो कहता है ये बॉडी बैलेंस हो चुकी है, यानी उसने यही कहा था कि अदर एंड पे फोर्स कितनी लगाएं कि ये रॉड बैलेंस हो जाए। अब यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, एक डिस्टेंस उसने बता दिया 20, लेकिन दूसरा डिस्टेंस नहीं उसने बताया, जो फोर्स फाइंड आउट करनी है ना, ये जो है, लेट्स से दिस पोजीशन इज बी, तो ये डिस्टेंस उसने नहीं बताया और उसको बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि रॉड की टोटल लंबाई है 1 मीटर। तो सेंटर से एक तरफ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, और सेंटर से दूसरी तरफ एंड तक का फासला भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 पे सेंटर बनता है ना, टोटल लेंथ है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। तो सेंटर के एक तरफ भी 50 होगा टोटल रॉड, और दूसरी तरफ भी टोटल रॉड का एंड जो होगा वो भी 50 सेंटीमीटर ही बनेगा, ठीक है। ये आपके पास है डेटा। अब मैं लिख देता हूं गिवन में अंदर डेटा लिखता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखता हूं। सबसे पहले ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक मास उसने हमें बताया और वो कितना बताया, 10 किलोग्राम। मैं इसी से वेट बना लूंगा क्योंकि हमें वेट यानी फोर्सेस यूज करनी है ना। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं वेट, इस वेट को W कह लें और साथ ही मैं इसी को नाम दे लेता हूं F1, ठीक है। और जो दूसरी फोर्स होगी उसको मैं F2 कह लूंगा, जो फाइंड आउट करनी है। तो F1 इसे मैं कह रहा हूं, ये वाला जो बेसिकली यहां पे जो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस मास की वजह से। वेट का फॉर्मूला क्या है, M 10 है, जी की वैल्यू भी 10 होती है, तो आपके पास F1 की वैल्यू निकल आई 100 न्यूटन, यानी पहली फोर्स आ गई 100, जो इसकी वजह से लगेगी, यानी दिस इज द डायरेक्शन। ये जो मैं फोर्स की बात करूंगा, ये जो फोर्स लग रही है, दिस इज 100 न्यूटन, इसी मैथ की वजह से। ओके, आगे चलते हैं। आगे उसने बोला उसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी मोमेंट आर्म किसका, इसी मैथ का, मोमेंट आर्म ऑफ F1 कह देता हूं, ये जो भी मैंने निकाला है, फोर्स निकाली है, इसी का मोमेंट आर्म को L1 कह दें, वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब दूसरा मोमेंट आर्म कितना है जो उसने नहीं बताया था, वो है 50 सेंटीमीटर। वो कितना है, 50 सेंटीमीटर, वो भी लिख दे। मोमेंट आर्म ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स, यूं लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। मोमेंट आर्म ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स, उस मोमेंट आर्म को L2 कह दें और वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। ये हमने डेटा में से खुद ही पिक कर लिया क्योंकि अदर एंड पे फोर्स लगानी है, तो एंड का सेंटर से फासला 50 होता है और आपने फोर्स लगानी है, फाइंड आउट करनी है, फोर्स एट अदर एंड। इस क्वेश्चन में आप डायग्राम बना लें तो बेहतर है, ना भी बनाएंगे तो इस तरह डाटा लिख के आप काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसी बॉडी पे बात करें, तो अगर ये बॉडी बैलेंस्ड है तो इसका मतलब है जितना क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो F1 मैंने फोर्स बनाई है 100 न्यूटन, इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये किस तरह का प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से जो रोटेशन आ रही है वो ये डायरेक्शन है ना, इस तरह रोटेट करने की बॉडी कोशिश करेगी अगर ये F2 ना होती। और F2 अगर है, उधर वाली फोर्स ना होती, तो ये बॉडी इस तरफ को रोटेट करती। मतलब एक तरफ जो क्लॉक, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो आपके सामने है, दिस विल बी क्लॉकवाइज,
और ये जो आपके पास है दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज बन रही है ना इस तरह, ठीक है, और ये उसके ऑपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, यानी घड़ी के ऑपोजिट। इनको मैं रिमूव कर देता हूं जी। तो अब हम लेके चलते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बिकॉज द बॉडी इज बैलेंस, रॉड इज बैलेंस। तो यहां पे हम लिखते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, या आप इसकी जगह एक और काम भी कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहते हैं हमें कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये 10 किलोग्राम वाला यानी F1 वाली फोर्स और उसी का डिस्टेंस, और वो कितना कितना है क्वेश्चन के अंदर, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 20। तो वो क्या डेटा है आपके पास, दिस इज क्लॉकवाइज में F1 मल्टीप्लाई बाय L1 और एंटी क्लॉकवाइज में फिर दूसरे होंगे F2 इंटू L2। फॉर्मूला वही बन गया, F1 इंटू L1 F2 इंटू L2। ठीक है, मैंने खुद बना लिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। F1 कितना है, F1 है 100, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना था 20। F2 मुझे फाइंड आउट करना है और उसका डिस्टेंस है 50। इधर बना 100 इंटू 20 2000 और 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपके पास F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 200 ओवर 5 कर लें, दिस विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फोर्स निकली वो कितनी निकल आई, 40 न्यूटन आपके पास फोर्स आ रही है। ठीक हो गया, दिस इज द फोर्स, इसी को हम रिजल्ट में लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड फोर्स इज 40 न्यूटन। फोर्स कितनी निकल आई, 40 न्यूटन। तो बहुत सिंपल, हमने क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किया और हमने इजीली फोर्स फाइंड आउट कर ली, और डायग्राम बना के भी हमने ये चीजों को डिस्कस कर लिया ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो, ताकि जो चीजें आपको नजर भी आ रही हो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ भी इजीली आ जाती है। सो दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे। अल्लाह हाफिज।